LCR सर्किट, अगर तुम्हें LCR सर्किट अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो यकीन मानो AC वाले टॉपिक में कभी भी तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि LCR सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। और इसकी एक खास बात यह है कि अगर तुमने इस टॉपिक को समझ लिया तो तुम्हें वो भी सर्किट समझ में आ जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टेंस है, जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है और जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस है। अगर तुमने LCR सर्किट समझ लिया तो तुम्हें वो सब भी समझ में सर्किट आ जाएंगे जिसके अंदर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, जिसके अंदर कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस है और जिसके अंदर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है। मतलब LCR सर्किट समझने से बाकी तुम्हें 6 चीज़ें भी समझ में आने वाली हैं और इसके अंदर जितनी भी टिप्स ट्रिक टेक्निक होंगी वो सब भी डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो आज के बाद तुम्हें कभी भी AC सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो, ऐसे मान के चलो कि मान लो कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टर भी लगा हुआ है, सोलोनाइड भी लगा, हमारा इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर लगा हुआ है। उसको हम मान के चलते हैं कि उसको हमने सप्लाई दी AC सर्किट, AC सप्लाई दोगे तो उसके कुछ ना कुछ इक्वेशन होंगी, तो इक्वेशन है इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। हम मान के चलते हैं कि E0 की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो मान के चलते हैं 10 वोल्ट। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली इस तरीके से साइनसॉइडल में बन जाएगा। देखो, हाँ, आखिरकार ये सर्किट है तो इसके अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो होगा। तो हमने मान के चल लिया है कि इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर तीनों चीज़ें सीरीज़ में लगी हुई हैं तो इन तीनों के अंदर हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी परेशान ना हो, इसका हम जनरल फार्मूला तुम्हें निकाल के देंगे, बहुत हेल्पफुल होगा, आराम से समझना। देखो, लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात समझते जाएं। जैसे मान लो हमने किसी इंस्टेंट पे जाके बात करी, मान लो कोई भी जनरल इंस्टेंट ले लेते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस में जिस फेज़ में करंट होता है उसी फेज़ में पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, कन्फर्म है। और हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप है, या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मान लेते हैं VR। अब हम गए इसके अंदर इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, करंट एंड वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, अगर मान लो करंट A रहा तो जो इसके वोल्टेज होगा वो इससे क्या होगा, π/2 आगे, मतलब 90 डिग्री आगे, तो इसके अंदर निकली है BL। सिंपल सी बात है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है BR, इसके अक्रॉस वोल्टेज है BL, और हम बात करते हैं इसके अक्रॉस। तो अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है π/2। इसके अंदर I जा रहा है, इसके BC ये रहा π/2। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो है BC। आखिरकार क्या लैग होता, क्या अहेड होता है, कौन किसको लीड कर रहा है, अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैंने इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि बहुत वहाँ बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने देख लिया है। अब एक बात याद रखना कि जैसे अगर मान लो अगर इसकी जगह लगी होती बैटरी, और हम मान के चलते हैं कि एक रेजिस्टेंस ए रहा, एक रेजिस्टेंस ए रहा और एक रेजिस्टेंस ए रहा है, इसके अक्रॉस 10 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 5 वोल्टेज, इसके 3 वोल्टेज, के अंदर 2 वोल्टेज होगा, तो इन सब का सम इसके बराबर होता था। लेकिन AC सर्किट में थोड़ी कहानी अजीब सी है, उसको बहुत ध्यान से समझना। हम मान के चलते हैं कि आखिरकार इस पीक वैल्यू पे यहाँ बात करते हैं। अब इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा है कि आखिरकार इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की जो वैल्यू है वो होगी B0 R इज इक्वल टू I0 R। ये पहली इक्वेशन हो गई है, कन्फर्म है। हमने देखा कि आखिरकार इसके मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू, तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है V0 L इज इक्वल टू I0 और XL। ये हमारे पास दूसरी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर, जो हमारे पास है B0 C इज इक्वल टू I0 और
XC। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जानना है कि देखो I नॉट और I नॉट ये तो सब सेम है, लेकिन A अलग है, A अलग है और A अलग है। इन बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं आखिर ये तीन चीज़ भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, नहीं, ये I नॉट इक्वल है, लेकिन तीनों चीज़ अलग हैं। देखो फिर हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं फेज़र डायग्राम। देखो फेज़र डायग्राम कोई बनाना कठिन नहीं है, सिंपल सी तुम एक बाई एक्सिस बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ, और सबसे पहले स्टार्टिंग किया करो कहाँ से, वो करा करो रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस से देखा तो हमने मान के चल रहे थे कि इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने इस तरीके से एक आई करंट का बनाया, और फिर हमने क्या बना दिया है, इसी के पैरेलल, इसी के साथ बना दिया, वो बना दिया हमने बी आर का। अब देखो ये हमारे पास है आई का और ये बी आर का है। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस के ऊपर। तो इंडक्टेंस में हम क्या जानते हैं कि अगर करंट इस फेज़ में है तो वोल्टेज उससे π/2 आगे होगा। तो हमने क्या देखा, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो वोल्टेज इससे π/2 आगे बनाओ। तो बेसिकली हमने क्या बनाया है, ये हमने बना दी किसकी वैल्यू, ये हमने बना दी है बी एल की, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है π/2 एंगल। कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इंडक्टेंस के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। तो हमने क्या जाना है कि वोल्टेज करंट से π/2 पीछे रहता है, तो हमने क्या किया, इससे लिया और π/2 पीछे बना दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल है वो है π/2। और देखो ये रही एक्सिस किसकी, करंट की। कन्फर्म है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल जस्ट ऐसा है जैसे हम लोग थोड़ा वेक्टर में काम करते हैं। देखो तो हमने क्या किया, हमने यहाँ बना दिया है बी सी। तो देखो बेसिकली जैसे वेक्टर में नहीं होते, अगर ये ए वेक्टर हो, ए वेक्टर है तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते थे। तो हमने क्या किया, ए वाला वेक्टर इनको क्या किया, हम मान के चलते हैं कि बी एल इज़ ग्रेटर देन बी सी। हम मान के चलते हैं किसी इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस वो कैपेसिटेंस से ज़्यादा है। तो इतनी सिंपल सी बात रही है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को बना लेते हैं कैसा, इसको हमने बना लिया ऐसा बी एल माइनस बी सी। ये हमारे पास एक नई एक्सिस आ गई है इतनी सी, जिसका नाम है बी एल माइनस बी सी। हम बनाते हैं ट्रायंगल इस तरीके से, ये रहा। देखो ए वाली जो एक्सिस है वो ए वाली एक्सिस है। तो हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है बी एल माइनस बी सी। ए वाली जो एक्सिस है वो हमारे पास ए वाली एक्सिस है। तो बेसिकली यहाँ हमने बनाया क्या, बी आर, और फिर इसकी हेल्प से हम जनरल निकाल लेंगे। तो बेसिकली अब हम बनाते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं इम्पीडेंस में। देखो इम्पीडेंस में आखिरकार जो हम बनाएंगे तो इसकी बनाएंगे इस तरीके से, ऐसा ट्रायंगल है, ए एक्स एल हो जाएगा, ए एक्स सी हो जाएगा और ए आर हो जाएगा। जो यहाँ जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो जेड हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसी जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। जो हमारे पास एक्सएल है, एक्सी है और आर है, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। याद रखना। अब एक चीज़ तुम्हें और बता दें, एक चीज़ तुम्हें सुनने को मिलेगी, जो मिलेगी ससेप्टेंस। ससेप्टेंस कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस होता है ऑफ एसी सर्किट। तो अगर तुमसे कोई पूछे ससेप्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो वो होगी ओम पर ओम, या फिर सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, मोह। याद रखना इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/XL बोल दो, या फिर 1/XC बोल दो, या फिर 1/R बोल दो। एक क्वांटिटी तुम्हें और सुनने को मिलेगी जिसका नाम होता है एडमिटेंस। तो एडमिटेंस कुछ नहीं होती है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। तो आखिरकार अगर इसका फॉर्मूला एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/Z। अब एक बात बता दें कि जो इम्पीडेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, तो इसकी यूनिट होगी पर ओम। पर ओम बोलो या फिर मोह बोलो, बात एक ही है। काफ़ी बच्चे परेशान होते रहते हैं कि आखिरकार इम्पीडेंस क्या है। तो बेसिकली बता दें, जिस तरीके से तुम डीसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, उसी तरीके से एसी सर्किट में हम इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालते हैं।
तो आखिरकार हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इम्पीडेंस होता है वो कुछ नहीं है, वो इक्विवेलेंट ऑफ किसका है, रिएक्टेंस का है। आगे आगे चलेंगे तो मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो मान लो हमने ट्रायंगल बनाया था, इसको बेसिकली हम ई बोल देते हैं। तो अगर तुम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ई नॉट स्क्वायर इस इक्वल टू, मतलब हम एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं और देख रहे हैं किसके, इसके एम्पलीट्यूड पे बात कर रहे हैं, ये तो कोई जनरल इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ई नॉट स्क्वायर इस इक्वल टू बी नॉट आर का स्क्वायर प्लस बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी का स्क्वायर। बेसिकली अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जाओगे तो बेसिकली इसी तरीके से इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं कि बी नॉट की तुम वैल्यू रखोगे, तुम्हारे पास आएगी क्या, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर इस इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, तुम क्या करो, ई नॉट को निकालो बाहर, ई नॉट स्क्वायर इस इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कन्फर्म है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ई नॉट का स्क्वायर, देखो सिंपल सी कहानी है कि इसको यहाँ लाओगे तो ई नॉट इस इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कन्फर्म है, यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब कोई व्यक्ति ये ना पूछना कि कैसे आ गया है, अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई है तो चुल्लू भर पानी लें और उसमें तैरना सीखें और कुछ नहीं कर पाओगे। देखो तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई है। देखो जो हमारे पास एक क्वांटिटी आई है, देखो एक क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस, बेसिकली जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहानी आगे की सुनो। बेसिकली क्या है, इम्पीडेंस है, इसकी यूनिट होती है ओम। समझे कहीं समझे, यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पेलिंग होती EMPEDANC, इम्पीडेंस। लेकिन एक कहानी अभी भी तुम्हें परेशान कर रही होगी, वो ये कर रही होगी कि भैया आखिरकार जो तुमने आई करंट लिया है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। और बेसिकली जो तुमने ई लिया है उसको आपने ग्राफ में कहीं शो ही नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि देखो बहुत ध्यान से देखना, अब देखना, देखो हम क्या कहेंगे कि आखिरकार ये बेसिकली क्या था, यहाँ फाई था, ये है फाई। देखो ये जो लाइन बना रहे हैं यही लाइन है किसकी, ये लाइन है ईएमएफ की, इसकी ये रही ईएमएफ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो एंगल क्या होगा, वो होगा ओमेगा टी। और बेसिकली ये जो आई जनरल है और ये ईएमएफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 5, ये रहा 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से 5 एंगल पीछे है। कितना है, 5 पीछे है इस एंगल को। अब ये भी बात नहीं, इसको निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर तुमने ये वाला ट्रायंगल बना लिया ना, तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर कभी वोल्टेज करंट से आगे हो, याद रखना, अगर वोल्टेज करंट से आगे हो तो ओवरऑल सर्किट पता क्या कहलाएगा, ओवरऑल सर्किट कहलाएगा इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट कहलाने का मतलब यही होता है कि वोल्टेज करंट से आगे है। और इंडक्टिव सर्किट है, इसका मतलब यही है कि XL इज़ ग्रेटर देन XC या फिर BL इज़ ग्रेटर देन BC। अब इस बात को याद रखना। अब एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें कि अगर ये जो हमारे पास EMF का एक ग्राफ है, अगर यहाँ की जगह यहाँ आता, हम मान के चलते ऐसा होता, यहाँ 5 का एंगल होता, अगर इस तरीके से होता है, अगर देखो सुनो इम्पोर्टेंट, कि अगर कभी करंट वोल्टेज से आगे है
क्या है, करंट वोल्टेज से आगे हो, कितना भी एंगल आगे हो। तो इस टाइप के हम सर्किट को, इस टाइप के LCR सर्किट को हम लोग बोलेंगे क्या, कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव सर्किट। इस बात को हमेशा याद रखना। अब फाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और हो सकती है कि अगर एक इम्पोर्टेंट बात और हो सकती है कि जो आई करंट है ना, इसी के ऊपर तुम्हारे पास ई भी आ जाए। मतलब कि अगर वोल्टेज एंड करंट दोनों एक ही फेज में हैं, क्या है, वोल्टेज और करंट, मतलब ओवरऑल वोल्टेज ओवरऑल करंट एक ही फेज में है, तो इस तरीके के LCR सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, लेकिन यहाँ सुन लो, बहुत आगे काम आने वाला है। तो अब जो दो हमारे पास काम रह गए हैं वो निकालना है कि आखिरकार आई की इक्वेशन निकालना, जनरल इक्वेशन, और दूसरी बात है कि हमें फाई एंगल निकालना है। तो हम कहेंगे फाई एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे देखो, ए वाला फाई होगा तो ए वाला ही फाई होगा। इसको हम बात करते हैं बहुत डिटेल में। देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। ऐसे बनाओ, देखो यहाँ तुमने BL बनाया था, यहाँ तुमने ऐसे BC बनाया था, यहाँ R बनाया था, सॉरी यहाँ बनाया तुमने BR बनाया था, और यहाँ तुमने E बनाया था। अगर बेसिकली हम रिएक्टेंस में देखना स्टार्ट करें तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। यहाँ R बनाया था, यहाँ XL बनाया था, यहाँ XC बनाया था, यहाँ Z बनाया था। और ये जो एंगल था ये फाई था, ये वाला एंगल भी फाई था। अगर हम उसका फेज़र डायग्राम बनाते हैं तो बेसिकली ये आई था और ये हमारे पास EMF का था, इन दोनों के बीच का एंगल भी फाई था। कन्फर्म है। ये वाला बेसिकली तुमने क्या बनाया था, ये BL माइनस BC बनाया था, और ये वाला जो था वो तुम्हारे पास BR था, ये वाला तुमने यहाँ BC ले लिया। तो बाकी कहानी धीमे पीछे समझ लेना, समझ में आ जाएगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इतना सा है, देखो हम क्या कहेंगे, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। अगर तुम्हारे पास A और ये दो क्वांटिटी गिवन है तो तुम कौन सा यूज़ करोगे, वो करोगे tan फाई। tan फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BL माइनस BC अपॉन BR। समझे कि नहीं समझे। अगर तुम्हें इसका निकालना है तुम बेसिकली से क्या निकालोगे, I XL I XC I R, I कॉमन लो, XL माइनस XC I इंटू R, I से I कैंसिल। तो हम क्या कहेंगे कि tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। कन्फर्म है, इतनी सिंपल सी बात ही है। अगर तुम्हें कभी ए वाली क्वांटिटी गिवन हो और ए वाली क्वांटिटी गिवन हो, या मतलब ये बात ऐसे करते हैं, इस ए वाली क्वांटिटी गिवन हो, ए वाली क्वांटिटी गिवन हो, तुम कौन सा यूज़ करोगे। अगर तुम्हें बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है तुम यूज़ करोगे क्या, cos फाई। तो बेसिकली cos फाई क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू होगा कि बेस R अपॉन Z। इस तरीके से निकाल लो, या फिर cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, BR अपॉन, इस तरीके से निकाल लो। सिंपल सी बात है। अब जो मेन कहानी अटकती है वो अटकती है करंट पे, कि आखिरकार करंट का जनरल इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि देखो वोल्टेज का जनरल इक्वेशन हमारे पास है E0 साइन ओमेगा टी। अब देखो, अगर XL इज ग्रेटर देन XC, इसका मतलब कि जो तुम्हारे पास LCR सर्किट होने वाला है वो इंडक्टिव सर्किट होगा। क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। इंडक्टिव सर्किट में आखिरकार हम क्या जानते हैं कि जो EMF होता है, जो वोल्टेज होता है, वो करंट से आगे होता है। कितना आगे होता है, फाई एंगल। तो अगर वोल्टेज का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये है E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से बोलो या फिर इस तरीके से बोलो, BL इज ग्रेटर देन BC। सिंपल सी बात है। एक कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन है कि XL इज स्मॉलर देन XC, मतलब XC इज ग्रेटर देन XL। तो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। इसको इस तरीके से बोलो या फिर इस तरीके से BL इज स्मॉलर देन BC।
तो देखो तुम्हारे पास ईएमएफ मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो करंट वोल्टेज से आगे होता है, कोई एंगल जनरल फाई मान लिया है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर कि जिसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो हम बोलेंगे जो एलसीआर सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है। ये वाली बात काफ़ी ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत काम आने वाला है। क्या होगा? प्योरली रेजिस्टिव। देखो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू बी सी होगा। बेसिकली ये कंडीशन जो होती है रेजोनेंस की होती है। आगे आने वाले टॉपिक में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी बातें सुनते जाओ। तो ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर ईएमएफ का फॉर्मूला है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो तुम्हारे पास करंट का फॉर्मूला होगा वो होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज में और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो फाई की वैल्यू 0 होगी। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। या फिर इस तरीके से भी हो सकते हैं कि फेज डिफरेंस 0 होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज दोनों एक ही फेज़ में होंगे। मतलब कि अगर मान लो वोल्टेज का ई ऐसा है तो करंट भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। देखो मैंने क्या बोला था कि आखिरकार अगर तुमने सिर्फ एलसीआर सर्किट समझ लिया तो बाकी तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसा सर्किट है कि जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, और इसकी कहानी तुम्हें याद रखनी किस तरीके से होगा। देखो तो इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल पे तुम वापस आ जाओ। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ एक्सी को गायब कर देना है। जहाँ जहाँ एक्सी हो या फिर बीसी हो इसको गायब कर देना है और तुम्हें फॉर्मूला बनाते जाना है। देखो अगर हम देखते हैं कि टेन फाई इस इक्वल टू होगा बी एल अपॉन बी आर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बी एल है, एक्स एल इस इक्वल टू आर टेन फाई की वैल्यू। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जो हम फाई निकाल रहे थे ये फाई यही फाई है। अगर तुमसे कोई कहे कि इस फाई की वैल्यू क्या होगी तो फाई इस इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। इस फाई को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर तुम कॉस की हेल्प से भी निकाल सकते हो कि फाई इस इक्वल टू कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड। जिस तरीके से तुम्हें निकालना सही लगे उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो चाहे फाई तुम यहाँ कर लो चाहे फाई यहाँ कर लो, इस तरीके से निकालेंगे। मुझे लगता है कि लगभग तुम्हें ये टॉपिक थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो एक्सी से रिलेटेड परेशान हो रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो हमारे पास एक्सी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। हमेशा याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जेड इस इक्वल टू मतलब इम्पीडेंस इस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बेसिकली हम इस जेड को बोलते हैं क्या? इम्पीडेंस। इसको तुम रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास एक्सएल होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखो इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है, याद रखना। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो ओम ही होती है। जो हमारे पास एक्सी है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिएक्टेंस होगा रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा ना कि रेजिस्टेंस। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लगभग तुम्हारे हर एक डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, इसलिए एक भी पॉइंट बिल्कुल ही मिस मत करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, मतलब जो हमारे पास ईएमएफ दिया गया है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ईएमएफ की जनरल इक्वेशन होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और तुम जानते हो कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और या फिर लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि 1 अपॉन टी जो होता है वो
फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ई इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2πf इंटू टी। हमारे पास ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। इसका मतलब कि जो इतना वाला पार्ट है ना वो इतने के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 314 इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से तुम आराम से f की वैल्यू निकाल सकते हो। तो f की वैल्यू आएगी 314 अपॉन 2π, जो कि हमें लगभग देखने को मिलेगी 50 हर्ट्ज। तो बढ़ते हैं हम आगे। आखिरकार जो हमारे पास सर्किट है इसका रिएक्टेंस क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं रिएक्टेंस को। तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं रिएक्टेंस में, एक एक्सएल होता है और एक एक्सी होता है। एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमें निकालना है ओमेगा है। तो देखो मैंने क्या बोला है कि आखिरकार ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। तो मतलब जो 314 है ना यही है क्या ओमेगा है। तो एक्सएल की जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो देखने को सिंपल सा देखने को मिलेगा कि देखो कि 314 इंटू एल की वैल्यू खोजो तो एल की वैल्यू है 0.10। तो आंसर इसका आता है 3:1.4। इसकी जो यूनिट होगी वो हमें ओम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्सी कैसे निकालेंगे। तो एक्सी होगा 1/ओमेगा सी। तो बेसिकली 1/2πf इंटू सी। देखो इतना वाला ये पार्ट क्या है, ये है 314। तो 1/314 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 25 माइक्रो फेराड। अब बता दें कि माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻�6। तो जब तुम इसको सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी 127.3 ओम। एक बात याद रखना कि जो भी हम रिएक्टेंस लेते हैं उसकी यूनिट ओम ही आती है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि हमें इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी सर्किट की। इम्पीडेंस मतलब जेड, और जेड निकालना काफ़ी आसान होता है कि देखो जेड इक्वल टू होता है √r² प्लस। अब इसमें डिसाइड करो कि इन दोनों में एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। तो हमें देखने को मिलता है एक्सएल और एक्सी है। तो एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला सर्किट है ये जो बिहेव करेगा वो कैसे बिहेव करेगा, बिहेव करेगा कैपेसिटिव सर्किट की तरह। मतलब जो एलसीआर सर्किट है ना वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटिव सर्किट में अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ करंट आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। तो इसको हम आगे देखेंगे, कुछ ना कुछ फेज होगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम निकालते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो जेड का जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा, सिंपल सारी वैल्यू पुट करनी होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर देखने को मिलेगा हो गया 99.1 ओम। इम्पीडेंस की भी यूनिट ओम ही होती है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आखिरकार जो हमारे पास सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है करंट की वैल्यू, जो काफ़ी देखो यहाँ जो हम करंट निकालने वाले हैं वो निकालने वाले इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का मतलब होता है कि आरएमएस करंट। देखो आरएमएस निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आरएमएस की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है कि बी आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इंटू जेड। जस्ट ओम लो जैसे जैसे हम लोग बी इक्वल टू आई आर यूज़ कर रहे होते थे किसमें, डीसी सर्किट में। देखो तो हमने क्या देखा कि हमें आई आरएमएस निकालना है। आई आरएमएस को ही आई इफेक्टिव हम लोग बोलते हैं। आई आरएमएस इक्वल टू बी आरएमएस अपॉन जेड मतलब इम्पीडेंस। तो इसका तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो जानते हैं कि देखो कि बी आरएमएस बोलो ई आरएमएस बोलो, सिंपल सी बात एक ही है। हमें इसका देखने को मिलता है वो आता है ई नॉट अपॉन √2। सिंपल सा कुछ नहीं, इसके अंदर पुट करोगे तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितनी थी हमारी। देखो जो हमारे पास 310 है ना ये ई नॉट है, तो 310 अपॉन √2। आंसर जो तुम्हें देखने को मिलता है वो आता है 220 वोल्टेज। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें देखने को मिलता है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 220 अपॉन 99.1। तो आंसर आएगा 2.22 एम्पियर। मतलब आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो 2.22 एम्पियर है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार फेस एंगल क्या होगा। फेस एंगल खोजना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिंपल सा एक तरीका है। देखो उसको हम ऐसे तरीके से सॉल्व करते हैं कि इस तरीके से ट्रायंगल बना लेना चाहिए।
यहाँ जेड होता है, यहाँ आर होता है और यहाँ एक्स सी माइनस एक्स एल होता है और ये होता है फाई। तो इसके निकालने के तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं कि टेन फाई इज इक्वल टू, देखो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। मतलब फाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स सी की तुम वैल्यू रखोगे और एक्स एल को माइनस करोगे, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, देखो एक्स सी की हमारे पास वैल्यू क्या है 127.3 और एक्स एल की वैल्यू है 0.4 और आर की वैल्यू तुम्हारे पास देखने को मिलती है वो है 25। तो सॉल्व करके लाओगे तो 10 फाइव की जो वैल्यू देखने को मिली 3.84। अब फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3.84 का जो आंसर निकालोगे तो यहाँ तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा वो आएगा 75.4 डिग्री। देखो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कॉस फाइव इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस मतलब आर अपॉन जेड। देखो फाइव इक्वल टू क्या हो सकता था कॉस इनवर्स आर की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमारे पास है 25 और हमने देखा कि आखिरकार हमारे पास जेड की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती आती है, इस तरीके से निकालोगे तब भी तुम्हें वही आंसर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो अगले क्वेश्चन के लिए कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन निकालना है, काफ़ी आसान है। देखो तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या देख चुके हैं, बेसिकली ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होगा, इसका मतलब है कि करंट आगे होगा वोल्टेज पीछे होगा। तो आई इक्वल टू जो होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब करंट वोल्टेज से फाई फेज आगे होगा। तो बहुत सिंपल सा है कि देखो आई मेन है टारगेट आई नॉट निकालना, तो आई नॉट जो होता है वो होता है आई आर एम एस इंटू √2। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है 2.22, √2 की वैल्यू हम रखेंगे तो आंसर आएगा 3.13 एम्पियर। तो आई रही आई नॉट की वैल्यू तो 3.13। अब लिखो साइन ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है जिसकी वैल्यू है 3148 लिख दो और फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ निकाल के लाए हैं किसमें डिग्री में, इसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में जिसकी आंसर आएगी वो आएगी 1.31 रेडियन। कन्फर्म है तो यहाँ लिख दोगे ये रहा। तो हमने क्या देखा कि ये रहा करंट का एक्सप्रेशन, मतलब जनरल एक्सप्रेशन किसका रहा करंट का। जिस तरीके से वोल्टेज का जनरल एक्सप्रेशन ये रहा है इसी तरीके से करंट का जनरल एक्सप्रेशन ये रहा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात और है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर, मतलब कि आखिरकार इसके अक्रॉस कितनी इफेक्टिव मतलब आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू होगी यहाँ यहाँ और यहाँ। देखो हम मान के चलते हैं कि इसके अक्रॉस बी आर है, इसके अक्रॉस बी एल हो, इसके अक्रॉस बी सी है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो बी सी इक्वल टू आई इफेक्टिव इंटू एक्स सी, मतलब आई आर एम एस इंटू एक्स सी की वैल्यू रखोगे। आई आर एम एस की जो वैल्यू हमारे पास है 2.22 है, एक्स सी की जो वैल्यू हमारे पास है 127.3 है, तो वैल्यू आती है 282.6 वोल्ट। तो हमने क्या देखा है कि बी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर जो है 282.6 वोल्ट। अब हम बात करते हैं किसके अक्रॉस, बात करने वाले हैं इंडक्टर के अक्रॉस। तो वो होती है बी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो हमें देखने को मिलती है कि आई आर एम एस की वैल्यू है 2.22, एक्स एल की जो हमारे पास वैल्यू है 31.4। तो आंसर जो तुम्हें देखने को मिला 69.7 वोल्ट। अब जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, वो है कि बी आर मतलब अक्रॉस रजिस्टर। तो क्या है आई आर एम एस इंटू आर, तो 2.22 इंटू 25। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलता है वो आता है 55.55 वोल्टेज। बस एक गलती ना करना, वो जो है कि हमें देखते हैं कि आखिरकार हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से था और तुमने देखा होगा बी आर एम एस की जो वैल्यू देखने को मिल रही होगी, ई आर एम एस की वैल्यू 220 देखने को मिल रही होगी। तुमने यहाँ देखा इसका आंसर आ रहा है 50.5, इसके अक्रॉस जो आंसर है 69.7 और इसके अक्रॉस जो आ रहा है 282.6 आ रहा है। अगर तुम इन सब का एडिशन करोगे ना तो इससे
बड़ा ही निकलेगा। इसलिए कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि ई आर एम एस इज इक्वल टू जो होगा बी आर एम एस बी आर प्लस बी एल प्लस बी सी, ऐसा नहीं होगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये डी सी नहीं ए सी है। अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के क्रॉस, तो कुछ नहीं, B इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। ये क्या है इंस्टेंटेनियस, और इसकी वैल्यू हो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसी तरीके से BL के लिए हो जाएगा I इंटू XL, और इसी तरीके से इसके लिए भी हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आखिरकार इसका फेज़र डायग्राम बनाना, मतलब वेक्टर डायग्राम बनाना। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और इसमें कहीं किसी एक को रेफरेंस दे के मान लो। किसी, देखो सुनो, हमने क्या मान लिया है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो ए रहा, क्या रहा, ए ई रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मान लिया हमने क्या, ओमेगा टी, या फिर सिंपल सा थीटा, जो है 314 इंटू टी के बराबर। कन्फर्म है। और हमने क्या देखा है कि यहाँ करंट आगे है, कितना एंगल है, वो है थीटा इज इक्वल टू होता है 75 पॉइंट के आसपास, जो हमें देखना इसकी वैल्यू मिल रही है। इतने आगे तुम्हें क्या करना है, करंट को बना देना है। देखो 75.4 डिग्री, तो यह ए लिया और यहाँ तुम बना दो, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 75.4। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये निकलता है कि आखिरकार इंडक्टेंस की वो क्या वैल्यू होगी कि जेड की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हम क्या देखते हैं कि जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए है तो या फिर इसको मिनिमम कर दो, या फिर इतने वाले पार्ट को मिनिमम कर दो। तो इतने वाले पार्ट को मिनिमम कर सकते हैं, तो कैसे कि एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल के बराबर कर दो, मतलब रिजोनेंस की कंडीशन कर दो। तो हमने क्या किया है, हमने कर दिया है कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के बराबर। एक्स एल की वैल्यू है 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू एक्स सी की वैल्यू है 1/2 पाई एफ सी। तो एल की वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी वो आएगी 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट करोगे तो आंसर आएगी, एल की वैल्यू आएगी 0.405 हेनरी। इसका मतलब है कि अगर तुम इंडक्टेंस की वैल्यू 0.405 हेनरी लेते हो तो ये जो सर्किट है वो रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर देगा। और दूसरी बात है कि एच की जो जेड की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। अभी भी कुछ बच्चों को इस डायग्राम में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं कहूँगा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम और डिटेल में समझाते हैं। देखो, एक्सिस बनाओ, बना ली। हमने क्या किया है कि एक को मान लो रेफरेंस, मतलब जहाँ जो वोल्टेज होता है ना अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसको मान लो रेफरेंस। तो इसमें होता है कि बी आर और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, एक्स सी माइनस एक्स एल, मतलब इसमें एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। तो बेसिकली हम देखो सुनो, इस रेजिस्टेंस के लिए बना लिया है। अब तुम्हें बनाना है किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए। तो इंडक्टेंस के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आई हो जाएगा, ये बी एल हो जाएगा। अब तुम्हें बनाना है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो ये ऐसा रहा बी सी। तो ओवरऑल जो तुम बनाओगे तो वो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, बी आर बी सी माइनस बी एल। क्यों, क्योंकि हमने देखा ना बी सी इज़ ग्रेटर देन बी एल, और भी देखते हैं कि एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल, तो इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका क्या एक रिजल्टेंट निकलेगा, वो जाके ए आएगा जो होगा ई इफेक्टिव के बराबर। तो इस तरीके से फेज डिफरेंस तुम बना सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए।